गुड मॉर्निंग। आज मैं कई दिनों के बाद फिर से 12th क्लास के बच्चों के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 6 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इससे पहले आपको जब लेक्चर 5 मिला था तो उसमें मैं आप लोगों को मैग्नीफाइंग पावर और विजुअल एंगल के बारे में इंडिकेट किया था और ये बोला था कि हम लोगों को 4 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ड्राइव करना है। तो उसी में से आज एक लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसके मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला का डेरिवेशन करें। यदि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फॉर्म करता हो और दूसरा इन्फिनिटी पे फॉर्म करता हो। चूँकि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एक नॉर्मल आई के लिए रेंज ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। इस कंडीशन के साथ कि वह इमेज फॉर्म करेगा तो सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगा और दूसरा एक बार जब वह इन्फिनिटी पर इमेज बनाएगा तो इन दो कंडीशन में हमें उसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका पहले डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सिंपल नाम से ही लग रहा है, हिंदी में भी सरल मतलब आसान। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के बारे में तो आप लोगों को बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज का है, कोई टीनी पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि हम अपने नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई बहुत छोटा पार्टिकल है और उसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं तो हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सूक्ष्मदर्शी में भी रेंज है कि आखिर कितना छोटा पार्टिकल है, उसको देखने के लिए कितना मैग्नीफाइंग पावर का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सुनिए, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी सिंगल कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस का सिस्टम है। सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि इस लेंस के साथ और भी कई सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। सिंगल कन्वेक्स लेंस का एक सिस्टम है जो बहुत ही छोटे पार्टिकल का वर्चुअल, सीधा और बड़ा इमेज बनाता है यदि ऑब्जेक्ट उस कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर स्थित हो। यानी जिस छोटे पार्टिकल का मुझे इमेज बनाना है उस छोटे पार्टिकल को उस कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं। फोकस पर या फोकस के बाहर नहीं रखेंगे। कौन माइक्रोस्कोप में? सिंपल माइक्रोस्कोप में।
क्योंकि फोकस के बाहर रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें ऑब्जेक्ट का वर्चुअल यानी काल्पनिक, इरेक्ट यानी सीधा और मैग्नीफाइड यानी बड़ा इमेज बनाना है। और एक कन्वेक्स लेंस ऐसा काम तभी करेगा जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर हो। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अरे भाई, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा कि लेंस रहता है जो फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है, प्लास्टिक या मेटल के फ्रेम से, वही है सिंपल माइक्रोस्कोप। वही क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो मुझे इसका रे डायग्राम प्लॉट करना है और फिर इसका निकालना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता दो परिस्थिति में निकालनी है। एक बार जब इमेज बनाएंगे हम आंख से नज़दीक में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तब, और दूसरी बार जब इमेज बनाएंगे हम कहाँ पे? इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म करेंगे, तब जाकर हमको इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। क्योंकि 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में तो बहुत सारा पोजीशन है, हर जगह पर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे दो कंडीशन में फार्मूला का डेरिवेशन करना है। सबसे पहले मैं रे डायग्राम प्लॉट करता हूँ। देखो, आपको जो मैं पीडीएफ सेंड किया हूँ उसमें फिगर तो है नहीं, और फिगर नहीं है तो मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे इंडिकेट करता है। आप सीधे सीधे पीडीएफ छोड़िए, आप बोर्ड पर से ही इसका डेरिवेशन उतारिएगा जैसे जैसे हम कर रहे हैं। यदि बहुत ज़्यादा डाउट हो तब आप जाके स्टडी मटेरियल्स वाले पॉइंट में चेक कीजिएगा। हो सकता है कि उसमें जहाँ पर जो पॉइंट माने हैं उसमें कुछ अलग हो जाए। चूँकि मोबाइल मेरे पास में नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, तब उसमें ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट किए थे, इमेज को किससे रिप्रेजेंट किए थे, मुझे आइडिया नहीं है। इसलिए मैं अपने तरीके से यहाँ पे मान रहा हूँ। देखिए, ये है एक कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कन्वेक्स लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर O यानी प्रकाशीय केंद्र। ये है उसके फोकस। ये क्या है? उसके फोकस। मुझे बनाना क्या है? इमेज बनाना है। किसका? ऑब्जेक्ट का। जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है वो ऑब्जेक्ट है ये। नाम है इस ऑब्जेक्ट का AB। इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? AB। और हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंस से या मिरर से इमेज बनाना है डायग्राम में, तो उस ऑब्जेक्ट से हमें कम से कम दो रे लानी पड़ती है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखो ध्यान से, एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए हैं, जो कि निश्चित रूप से लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के दूसरी ओर जिस पॉइंट से जाएगी ये भी फोकस ही होगा। एक लेंस में दो फोकस होते हैं दोनों तरफ। एक तरफ के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखे और उस ऑब्जेक्ट से जो रे निकला वह इस फोकस से चला गया। इसको हम इंडिकेट नहीं भी करेंगे तो मेरा काम चलेगा, क्योंकि उधर से कोई मतलब नहीं। इमेज बनाने के लिए जो दूसरा रे चाहिए वो दूसरा रे ये है, जिसको मैं लाया हूं ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से लाया हूं? तो देखिए, जब रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सीधे चली जाती है। यहाँ देखिए, इस रे और इस रे में गैप कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है गैप भी इंक्रीज कर रहा है। यानी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रे जो है वह डाइवर्जिंग नेचर का हो गया, अपसारी प्रवृत्ति के हो गई। इसका मतलब है कि जब ये डाइवर्जिंग नेचर का रे हो गया तो आगे जाकर तो कटेगी नहीं,
अब आगे जाकर नहीं कटेगी तो इस रे को हम लोग बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं, पीछे की ओर। कहीं ना कहीं ये रे कटती हुई अपीयर होगी। जिस पॉइंट पर ये रे कटती हुई अपीयर हुआ, यहीं पर बन गया इसका इमेज, और इस इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। देखिए ये लेंस है, आंख इसके तरफ लगाना है। लेंस के पीछे आपको क्या लगाना है? आंख। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? यू से। और लेंस से जो ये इमेज बना है, यह इमेज कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कम से कम। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यह जो आंख दिख रहा है, इस आंख के लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इस फिगर में इस आंख और ऑब्जेक्ट को दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूं, ये ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए बी, क्या नाम है? ए बी, यही इसका लाइन है, और यहीं पर आंख था। आंख को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से। देखिए ऑब्जेक्ट से जो रे कहाँ पहुंची? आई पर, आंख पर, ई वाई ई, आंख पर। इस पॉइंट को भी ई से रिप्रेजेंट किया हूं, आई। ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। यही सब फिगर जो थोड़ा सा नोट्स में नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए आप नोट्स की तरफ देखेंगे ही नहीं। ऑब्जेक्ट ए बी, और ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख के लेंस पर जो एंगल बना उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? अल्फा से। ये है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ए डैश बी डैश, ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर ये जो एंगल बनाया, ये है बीटा। ऑब्जेक्ट के द्वारा विजुअल एंगल को अल्फा से, इमेज के द्वारा बनने वाले विजुअल एंगल को बीटा से बताए थे। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल दर्शन कोण बनता है उसको अल्फा से, इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल बनता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है भाई, ये आंख से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए? डी डिस्टेंस। इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कम दूरी वाले ऑब्जेक्ट को मुझे देखना भी नहीं है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट को मुझे देखना भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस डी है, तो फाइनलो इमेज का मिनिमम डिस्टेंस डी होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको भी डी से रिप्रेजेंट किया और इसको भी डी से रिप्रेजेंट किया। ऑब्जेक्ट आंख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तो उसका इमेज भी कम से कम कितनी दूरी पर बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। लेकिन इमेज बनाने का काम ये किया है, तो यहाँ से डी मारा, और ऑब्जेक्ट के लिए ये डी। मुझे दोनों का यूज करना है, यही एक कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने दोनों फिगर को अलग अलग बना दिया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है दोस्तों? मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालना है हमको? मैग्नीफाइंग पावर, यानी आवर्धन क्षमता। किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। कितने परिस्थिति में? 2 परिस्थिति में। पहला परिस्थिति जब इमेज बनेगी आंख से नजदीक में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तब, और दूसरा जब इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। तो देखिए फिगर इंप्लाई, फिगर इंप्लाई जरा ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर का इस्तेमाल करूंगा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर यानी आवर्धन क्षमता। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, एमपी का मतलब मैग्नीफाइंग पावर, इसका फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों?
बीटा बाई अल्फा। अब देखो इस फिगर से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फा, फ्रॉम ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ, फिगर में देखिए बी डैश ए डैश ओ दिखाई दे रहा है, बी डैश ए डैश ओ दिखाई दे रहा है, बी डैश यहाँ है, हो ए डैश यहाँ है, ओ यहाँ है। यहाँ से अगर tan बीटा निकालते हैं, tan बीटा, तो tan बीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, अब बेस है कौन, ओ ए डैश। अच्छा, आपको एक बात बताया था मैं ऑप्टिक्स में, एक बार नहीं कई बार, कि हमें ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूला को प्रूफ करना है, हमें ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूला को प्रूफ करना है वह एक खास रे के लिए होगा, डेट इज पारा एक्सियल रे। कौन रे के लिए, पारा एक्सियल रे के लिए। तो फॉर पारा एक्सियल रे, यदि मैं कंसीडर करता हूं किस रे के लिए, पारा एक्सियल रे के लिए कंसीडर करता हूं, तो पारा एक्सियल रे के लिए tan बीटा को सिर्फ मैं बीटा लिख सकता हूं, लिखिए सकते हैं sin थीटा को थीटा, cos थीटा को 1 और tan थीटा को थीटा, तो tan बीटा को बीटा लिख दिया। tan बीटा बराबर हो जाएगा a डैश b डैश बाई o a डैश। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं, a। कोई प्रॉब्लम? नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, देखो यहां पर दिख रहा है, इसी में से बाहर निकाले हैं बी ए ई, कौन से ट्रायंगल, बी ए ई, दिख रहा है बी ए ई ट्रायंगल। बी ए ई ट्रायंगल से यदि मैं tan अल्फा निकालता हूं, tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ई ए, tan अल्फा इक्वल टू ए बी बाई ई ए। फिर से यदि बात करते हैं फॉर कौन रे, पारा एक्सियल रे, पारा एक्सियल रे, पारा एक्सियल रे को हिंदी में हम लोग कहते हैं निकटगामी किरणें। पारा एक्सियल रे को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई, निकटगामी किरणें। तो अगर निकटगामी किरणें भी हम बात करते हैं, यदि हम लोग निकटगामी किरणें पे कंसीडर करता हूं, तो उसके लिए क्या होगा, tan अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ई बी बाई ई ए। इक्वेशन नंबर कितना हो, बी। एक इस बड़े वाले ट्रायंगल से निकाला बीटा का मान, और ये नीचे वाले ट्रायंगल से निकाला अल्फा का मान, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पुट कर दूं, इसको भी मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर ए और बी में जो वैल्यू निकला उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर ए और बी में जो वैल्यू निकला उसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करता हूं, पुट कर देता हूं। पुट कर दे, इतना तक आप फिगर बना के इसको उतार लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और आप इस फिगर को बनाकर इतना उतारिए, क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। बीटा और अल्फा का वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, पुट करनी है। मिटाऊं, फिगर मिटाना पड़ेगा, यहाँ से मिटाएंगे फिगर नहीं मिटाएंगे, यहाँ से मिटाएंगे। ये रहने देता हूं अभी, ये तो ऊपर का पार्ट है नहीं। पुटिंग
द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 1, समीकरण ए और बी का मान, समीकरण ए और बी का जो मान है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो मैं तो लिखा हुआ था एम पी इक्वल टू बीटा, बीटा बराबर क्या लिखा हुआ था वो, ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, और अल्फा इक्वल टू क्या है, ए बी बाई ओ ई ए, जो ई ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। देखिए यहाँ तक में परेशानी है क्या, कोई दिख रहा है? अगर कोई परेशानी नहीं दिख रही है तो आप जरा ध्यान से देखिए, ओ से लेकर ए डैश और ई से लेकर ए, दोनों को हमने क्या माना है, डी। चूंकि ओ से लेकर ए डैश और ई से लेकर ए दोनों को क्या कंसीडर किए हैं, डी। तो ये दोनों तो डी है तो कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल होगा तो मैग्नीफाइंग पावर, ये भी डी और ये भी डी, तो डी से डी कैंसिल, बच जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए बी। इक्वेशन नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन तक पहुंच गए हम लोग। देखिए थोड़ा तो स्टेप्स है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्शियस है, वीडियो कॉन्शियसनेस के साथ देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगी। और बीच बीच में फेसबुक भी उलट देते हो, व्हाट्सएप भी चेक कर ले तो किसी का नोटिफिकेशन आया कि नहीं, तो मुश्किल होगी। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई इस लॉकडाउन में एक इम्पॉर्टेंट जरिया है आप लोगों के लिए, और इसको एक अवसर समझकर कि आपको पढ़ने का इतना सारा मौका मिला, इन द सेंस कि आपकी ट्रैवलिंग बंद हो गई, आपके पास समय एक तरह से समझा जाए कि बढ़ जाए। जो बच्चे पहले ये कंप्लेन किया करते थे कि हमारे पास कम समय है, उन बच्चों के लिए समय का भरमार आ गया। और इन समय का भी यदि आप यूटिलाइज नहीं करते हो तो बड़ी मुश्किल होगी। आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में हमेशा मोटिवेशनल वीडियो, चूँकि आपको आपके दोस्त मोटिवेट नहीं करते हैं या दोस्तों से आपकी मुलाकात कम होती है, तो YouTube से आप मोटिवेशनल वीडियो हमेशा सुनिए। ये आपको अंदर से प्रेरित करेगा कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ इन फ्यूचर। आपको अपने ज़िंदगी में फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, इसके लिए प्रेरित करेगा कुछ मोटिवेशनल वीडियो। चलिए इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया, कोई परेशानी यहाँ तक में तो नहीं है। इसको भी उतारेंगे, यहीं से उतारना, ये पहले का चीज़ है। अब मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर में और आगे का बात करता हूँ। लिख लो इसको। क्या है हमारा इक्वेशन लास्ट में, एम पी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी। जरा मैं इंक देखता हूँ, एक मिनट, लास्ट में एक मिनट। अच्छा इंक मिला नहीं, इसमें इंक खत्म है। चलिए यहीं से काम करते हैं तब तक। एम पी इक्वल टू इतना, इक्वेशन नंबर इसको 2 माने हुए थे, नहीं, इसको मिटा देता हूँ। अब आप फिगर में देखो भाई, अब आप फिगर में देखिए, आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल देखो, फ्रॉम ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ, बी डैश
ए डैश ओ एंड ट्रायंगल बी ए ओ, बी डैश ए डैश ओ और बी ए ओ, ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहा है, समरूप। ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसका ये एंगल 90 और यहाँ का दोनों एंगल कॉमन होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला उसका बच्चा आपस में सिमिलर है, समरूप है। क्लास 10th में ज्योमेट्री में आपने सिमिलरिटी का बहुत सारा कंडीशन पढ़ा होगा। तो उस कंडीशन के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वह सेम होता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ ए। देखिए ध्यान से, इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट और इस छोटे वाले ट्रायंगल के हाइट का रेशियो बराबर हो गया इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और इस छोटे वाले ट्रायंगल के बेस का रेशियो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। आज जरा देखो तो इक्वेशन नंबर 2 का RHS और 3 का LHS आपस में सेम है। 2 का RHS और 3 का LHS सेम है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। किसको कंपेयर करता हूं? तो थोड़ा सा रेड कलर की इंक जो है मेरे पास में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन अब इस लेक्चर को तुम छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखिए कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा हमारा MP इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ ए, लिख सकता हूं ऐसा। और O से लेकर A डैश तक की दूरी कितनी है? वो D बाई U। इक्वेशन नंबर 4 D बाई U, MP इक्वल टू D बाई U। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। चूंकि मैंने आपको बताया कि हमें मैग्नीफाइंग पावर दो अलग अलग कंडीशन में निकालना है। एक बार जब इमेज को बनाना है आँख से कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो अब मुझे फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रहने देते हैं और फिगर को ही डिलीट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आजकल आप लोगों को मालूम है कि टेस्ट होने वाला है, सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं रे ऑप्टिक्स का टेस्ट होने वाला है। और अब जो अनलॉक डाउन 1 स्टार्ट हुआ है, इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि जून में भी क्लासेज नहीं खुलेगी। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि 1 जून से क्लास खुलेगी, लेकिन नहीं भाई, ये सेकेंड स्टेज में चला गया। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है और स्कूल कॉलेज, इसकी खुलने की संभावना सेकेंड स्टेज में है। और सेकेंड स्टेज अनलॉक का सेकेंड स्टेज जो है वह 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि 1 जुलाई तक स्थिति क्या होती है। वैसे डिफरेंट न्यूज़ चैनल से ये पता चल रहा है कि जो बीमारी का आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी फिर से चेंज हो जाए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अभी क्लास ऑफलाइन चलाना बड़ा मुश्किल है। कम से कम जून में तो नहीं चलेगी। रही बात जुलाई की, तो सरकार का गाइडलाइंस और वस्तु स्थिति देखने के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि 1 जुलाई से क्लास चलेगी या नहीं। लेकिन जून में तो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए 11th के बच्चों का भी बैच मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और उनको भी ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपके जो दोस्त भाई बहन उनको भी बता देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन क्लास 11th के लिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि आगे केस 1 2 कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर निकालना है।
एक बार इमेज को बना रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लिखेंगे व्हेन इमेज हॉर्न एट डी, डी का मतलब वही 25 सेंटीमीटर, फॉर्म्ड एट कहाँ डी, यानी v का मान किसके बराबर होगा d के। यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, इंग्लिश हिंदी सब के लिए सेम डेरिवेशन, ये सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। बहुत ज्यादा आप कर सकते हो हिंदी वाले बच्चे तो यही करेंगे जब इमेज जो है वह d पर बनता हो, d का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला का यूज करना है भाई, तो लेंस फार्मूला यही ना है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही है। लेंस तो कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, v के जगह पर कितना d, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -1/d। और u के जगह पर कितना लिखेंगे, तो u भी निगेटिव होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव होता है, तो ये माइनस में फिर माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/u। साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लिए हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किए हैं दोस्तों। अब देखो 1/f हम चाहते हैं कि इसको दोनों तरफ d से गुना करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कैपिटल D। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, d से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होगा भाई, d/f बराबर, यहाँ भी d लेकिन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा वो, अब प्लस d/u। अच्छा इस d/u है, इस -1 को इधर लाते हैं तो +1, यानी 1 प्लस d/f इक्वल टू d/u। इसको मैं इक्वेशन नंबर कितना डालता हूँ 5, इसको इक्वेशन कितना पुट किए 5। अब जरा इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 देखिए, इक्वेशन 4 का भी RHS है d/u और इक्वेशन 5 का भी RHS है d/u, तो फिर से हम लोग इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यदि कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें भाई, आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिए भाई, समझ में आ रहे हैं कि नहीं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड, लिखते समय ध्यान रखिएगा कब कहां से किस कौन सा स्टेप, 1 एंड 2 नहीं सॉरी 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस d/f। याद करेंगे दोस्तों, ये है सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, जब इमेज का फॉर्मेशन आंख से कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हुआ। ये हुआ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, जब इमेज का फॉर्मेशन आंख से कितनी दूरी पर हुई 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो एक और कंडीशन पढ़ना है, दूसरा भी कंडीशन पढ़ना है, केस 2 भी पढ़ना है। इसको मिटाते हैं। केस सेकेंड केस में इमेज बनाना कहाँ है, इन्फिनिटी पर। केस 2, when image formed at infinity, जब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी यानी अनंत पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो v का मान कितना होगा, इन्फिनिटी। प्रतिबिंब की दूरी को इन्फिनिटी से इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट किया, जिसका मान इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। यूजिंग लेंस फार्मूला,
यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सही ना है? तो 1/f ये तो रहेगा कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, 1/v, v के जगह पर कितना? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, पहले से भी निगेटिव का साइन है तो प्लस 1/u। किसी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देने पर 0, किसी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देने पर 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/u होगा। अब दोनों तरफ d से गुना कर दो, दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? d/f बराबर d/u। ये d से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए, इक्वेशन नंबर 6 है ये, d लिखा हुआ है। देखो तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का RHS फिर से सेम हो रहा है। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन 6 को फिर से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे परिस्थिति में? अगर कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है? थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम है। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 6, इक्वेशन 4 एंड 6, इक्वेशन 4 का LHS भी था, इक्वेशन 4 का RHS था d/u और इक्वेशन 6 का भी RHS d/u। तो कंपेयर करेंगे तो MP बराबर आ जाएगा d/f, यानी एक फॉर्मूला ये हुआ। याद रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ये हुआ और ये हुआ। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब इमेज बनेगा आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। जरा इस दोनों में अंतर कितना का हो? 1 का अंतर है, इसी में ना 1 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसमें यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर, यानी जब इमेज बनता है नज़दीक में तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अधिक होता है, और जैसे जैसे इमेज दूर जाता है मैग्नीफाइंग पावर घटते चला जाता है, और जब इमेज बन जाता है इन्फिनिटी पर तो सबसे कम होगा। जैसे आपको क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 5 है तो मैक्सिमम कितना होगा? 6। एक का ही ना अंतर है मिनिमम और मैक्सिमम में। तो मिनिमम दिया हुआ है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, अब मैक्सिमम दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहेगा कि मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इतना है तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? सिर्फ 1 ऐड करना है, मैक्सिमम दिया हुआ तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है। मिनिमम कहाँ पर होता है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है? चूंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जामिनेशन होगी तो आपको किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ सकता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपका टेस्ट होने वाला है रे ऑप्टिक्स का, पूरा रे ऑप्टिक्स एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लीजिए और लिखिएगा बोर्ड पर से ही। नोट्स में नहीं देखिएगा, क्योंकि नोट्स में जो टर्म माना हुआ है वो अलग तरीके से है, तो आपको मे बी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, डेफिनीशन आप देख सकते हो लिखा हुआ, लेकिन डेफिनीशन क्या, मैं बोल ही रहा हूँ, डेफिनीशन सुनकर भी आप लिख सकते हो। खुद लिखने की कोशिश कीजिए, बोर्ड पर से उतारिए, ये ज़्यादा अच्छा है। चूँकि टाइपिंग जो किया हुआ है वो विकास जी की टाइपिंग की है, उसको मैंने देखा भी नहीं, हो सकता है बीच में कहीं कोई फॉल्ट हो, इसीलिए आप वहाँ से ना उतार कर यहीं से देखिएगा। वो सिर्फ आपको डेफिनीशन के लिए मैं PDF सेंड कर देता हूँ, डेरिवेशन हमेशा बोर्ड पर से उतारेंगे, डेरिवेशन हमेशा बोर्ड पर से, क्योंकि इसको मैं अभी खुद कर रहा हूँ। और टाइपिंग जो PDF बना हुआ है वो मेरा नहीं बना हुआ, विकास जी किसी के कॉपी से लिखे हुए हैं, तो उसको मैं चेकिंग किया नहीं, इसलिए कहीं सिंबॉलिकली माइनस प्लस कुछ भी गलत हो जाए। इनसे बचने के लिए आप हमेशा बोर्ड पर से ही किसी भी टॉपिक का डेरिवेशन उतारिएगा, फिगर तो उसमें है नहीं, और डेफिनीशन सिर्फ वहाँ से आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ थैंक यू।